नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास में हुई एक ऐसी घटना के बारे में जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता तो है पर उसकी पीछे की कहानी का किसी को नहीं पता। और आखिर कैसे चूहों की वजह से अलग राज्य की मांग उठने लगी और ऐसा क्या हुआ कि भारत को खुद के ही क्षेत्र यानी कि खुद की ही टेरिटरी के अंदर एयर स्ट्राइक करना पड़ा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मिजोरम की। मिजोरम जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में बसा एक सुंदर और पहाड़ी इलाका है। ये लिटरेसी के मामले में केरला के बाद देश में दूसरे नंबर पर आता है। इसकी सीमाएं इसे काफ़ी रोमांचक बनाती हैं, जैसे कि एक साइड पर ये बांग्लादेश और दूसरी साइड पर म्यांमार से इसके बॉर्डर मिलते हैं। ये पहले असम का हिस्सा हुआ करता था जिसे लुशाई हिल्स बोलते थे। फिर 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना और 1987 में राज्य का दर्जा मिला। लेकिन इस राज्य के बनने के पीछे एक लंबा संघर्ष छुपा हुआ है। दरअसल मिजोरम में एक मानता है कि जब भी बांस फूलता है यानी कि बांस के पेड़ पर जब भी फूल आते हैं तब अकाल आता है। 1958 में भी ऐसा हुआ और 1958 में जब बांस के पेड़ों पर फूल आए तब चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आसपास तबाही मचा दी और सारी की सारी फसलें तबाह कर दी। लोगों ने सरकार से इस तबाही के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग करी, पर सरकार ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और एक चूहा मारने पर 40 पैसे का इनाम रख दिया, जिसे लोगों को लगा कि सरकार उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है और ना ही उनकी समस्या को समझ रही है। इसी के चलते जनता में सरकार के प्रति अविश्वास और गुस्सा बढ़ने लग गया। फिर 1960 तक आते आते लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ का गठन हुआ, जो बाद में जाके मिजो जनता की प्रमुख आवाज बना। ये वही लालडेंगा हैं जो आगे चल के मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री भी बनते हैं। और 1960 में जब एमएनएफ बना उसके पहले चरण में तो आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे ये तेज होने लग गया। इसी समय असम में असमीज भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए बात होने लगी, जिसका विरोध गैर असमीज लोगों ने किया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए इस विद्रोह का समर्थन चाइना और पाकिस्तान ने भी किया। शुरुआत में भारत सरकार ने इस आंदोलन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे एमएनएफ का मकसद मिजोरम को अलग राज्य बनाने का ही नहीं बल्कि एक अलग देश बनाने का हो गया। फिर 1963 में एमएनएफ के लीडर लाल डेंगा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। फिर 1965 में जब इंडो पाक वार हुई तब एमएनएफ ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को एक मेमोरेंडम भेजा, जिसमें लिखा था कि इस जंग में मिजोरम भारत के साथ दुश्मनी लेगा या शांति बनाए रखेगा, इसका फैसला भारत सरकार के हाथ में है। लेकिन इसका जवाब देने से पहले ही जनवरी 1966 में उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की उज्बेकिस्तान के ताशकंद में मृत्यु हो गई और ये बात वहीं की वहीं रह गई। इसके बाद 28 फरवरी 1966 को एमएनएफ ने आधी रात आइजावल, जो कि इस समय मिजोरम की राजधानी है, वहां पहुंचकर स्टेट को कनेक्ट करने वाले ज़्यादातर रोड्स को बर्बाद कर दिया और इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन जेरिको। उनका मकसद ये था कि रोडों को बंद करके लुशाई हिल्स जो अभी का मिजोरम है उस पर कब्जा कर लेना और बाहर से यानी कि भारत से रोडों के जरिए कोई सेना या कोई राहत सामग्री ना आ पाए। और इस विद्रोह को देखते हुए स्थानीय पुलिस और असम राइफल्स को भी पीछे हटना पड़ा। लाल डेंगा ने 1 मार्च 1966 को मिजोरम को एक अलग राज्य घोषित कर दिया और एक लेटर जारी करा। उस लेटर में लिखा था कि भारत मिजोरम को शासित करने के काबिल नहीं है और फिर असम हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो भारत का झंडा था उसे हटाकर वहां पर एमएनएफ का झंडा लहरा दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी और उन्होंने 3 मार्च को आसमान से पर्चा गिराकर मिजोरम के लोगों को यह चेतावनी दी कि अगर कोई आम नागरिक इस विद्रोह में शामिल हुआ तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिर 5 मार्च को जब सेना के हेलीकॉप्टर को आइजावल भेजा गया तब उसे वहां पर बुरी तरह तोड़ दिया गया और तबाह कर दिया गया। इसी के चलते भारतीय एयरफोर्स ने आइजावल पर बमबारी करी और ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब भारत ने अपने ही नागरिक क्षेत्र में एयर स्ट्राइक किया हो। लेकिन फिर सरकार ने यह दावा किया कि उन्होंने राहत सामग्री गिराई थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग थी। फिर हालात बेकाबू होते देख आर्मी ने पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया और सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया ताकि बर्मा, जो कि अभी म्यांमार है, और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से एमएनएफ को कोई मदद ना मिल सके। सरकार ने करीब 700 से ज़्यादा गांवों को उजाड़ कर लोगों को एक सुरक्षा कैंपों में रखा। हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। इलाके में कर्फ्यू और कड़े नियम लागू हुए और इसे देखते हुए लाल डेंगा और एमएनएफ के कई नेता देश छोड़कर विदेश चले गए। इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और उन्होंने इस ऑपरेशन को ये कहा था कि
स्थानीय जनता का समर्थन विद्रोह की कुंजी है और इस आंदोलन को दबाने के लिए हमें जनता का सपोर्ट आंदोलन से कम करना होगा। फिर 1969 तक आते आते विद्रोह कमजोर पड़ने लगा और एमएनएफ के नेताओं ने सरेंडर करना शुरू कर दिया और लाल डेंगा जो कि विदेश भाग गए थे वो भी वापस लौट आए और अगले 1.5 दशक तक शांति से ये विरोध चलते रहे। फिर 1980 में लाल डेंगा ने भारत सरकार से बातचीत की पेशकश की। इंदिरा गांधी ने 2 शर्तें रखी, जिसमें कि भारत के संविधान के दायरे में रहकर इस समस्या का समाधान होगा और एमएनएफ यानी कि लाल डेंगा और उनकी पार्टी को हथियार डालने होंगे। फिर 1984 में इंदिरा गांधी से मुलाकात की योजना बनी ही थी, लेकिन तभी उसी समय उनकी हत्या हो गई। फिर बने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। फिर उन्होंने इस समस्या की पहल संभाली और शांति वार्ता का रास्ता साफ हुआ। 30 जून 1986 को केंद्र सरकार और एमएनएफ के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत एमएनएफ ने हथियार छोड़े और लोकतंत्र की राह अपनाई। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 1987 में पहली विधानसभा चुनाव हुए, जिससे जीतकर लाल डेंगा बने मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री। और तब से लेकर आज तक मिजोरम सबसे शांत, साफ और पढ़े लिखे राज्यों में से एक गिना जाता है। यहाँ का वोटिंग परसेंटेज भी देश में सबसे ज़्यादा है और मिजोरम ने अपनी संस्कृति को बचा कर रखा हुआ है। और मिजोरम हमें ये दिखाता है कि विकास और शांति संघर्ष से भी हासिल हो सकती है। तो ये थी भारत के खुद के ही नागरिक क्षेत्र पर करे गए एयर स्ट्राइक के पीछे एक कहानी और कैसे चूहों की वजह से एक अलग राज्य की मांग भी उठने लगी। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे।